हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे पीपीटी का। इससे पहले जो हमने आपको बताया था 26 क्वेश्चंस, ये 2023 का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है, तो उसी का सॉल्यूशन देख रहे थे। तो पार्ट 1 में भी हमने 26 क्वेश्चन कवर कर दिया था और आज के वीडियो में आज उसके आगे से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साइंस का 75 क्वेश्चन है, तो अब हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस क्या है आपके पास कि बायोगैस में कितना परसेंट मीथेन होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, CH4। और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, ये 4 होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब इसका CH4 क्या पूछा गया कि कितना परसेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, 75%। ठीक है, राइट, 75% बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि एक बढ़ई 1 सेंटीमीटर मोटाई है ना, मोटाई की लकड़ी के गुटके में पेंच चलाते हुए देखता है कि उसे इस प्रयोजन के लिए पेंच को 20 बार घुमाना है ना। तो पेंच की पिच यानी उसकी थिकनेस यानी मोटाई वो कितना होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कितना हो सकता है, क्योंकि इसका अल्पतमांक जो होता है उससे हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग करता है ना, या अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, संयोजन प्रतिक्रिया, फिर अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया और ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसका अगर सही उत्तर आप देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, अपघटन प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। 30, चालक का तापमान बढ़ जाने पर इसके प्रतिरोध की भिन्नता को दर्शाने वाला ग्राफ क्या होगा। तो याद रखिएगा कि आर और आई है ना, आर और यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए यहाँ पास टी, तो जब आर और टी के बीच में अगर ग्राफ एक बन रहा है, जैसे कि ओम के नियम के अनुसार अगर जब आप वी और आई के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इस प्रकार से है ना, स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ हमको मिलता है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें तो इसके अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए आप, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत आकर्षण बल लगता है। ठीक है, क्या है, सबसे किसमें कमरे के तापमान पर बोला गया, और सबसे मजबूत अट्रैक्शन फोर्स कहाँ लगता है, ये आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, जल है, ब्रोमीन है और लोहा। तो कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत आकर्षण बल तो क्या हो जाएगा, लोहा होगा इसका आंसर। ठीक है, और इसके बाद आज के वीडियो में ये साइंस का पार्ट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम मैथ्स का जो वीडियो है उसे हम लेकर आएंगे, जो कि इसमें 75 क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा भी अगर और आपका जैसे पैट की क्लासेस चल रही हैं ना, CUT की क्लासेस चल रही हैं अभी, और ये सारे के सारे ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों चल रही हैं ना। जिन्होंने पहले ही एडमिशन ले रखा है वो उनकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। इसके अलावा PET की भी क्लास चल रही है, PET और PPST। ठीक है, तो अब आपको भी अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उसका डिटेल आप वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी समुदाय में ऊर्जा और पोषक तत्व किस माध्यम से प्रवेश करते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया, एक ऊर्जा पूछा गया है, हाँ,
पोषक तत्व पूछा गया है। ठीक है, किसी समुदाय में ऊर्जा और पोषक तत्व किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या, उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक और सर्वहारी। ठीक है, तो किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। ठीक है, इसका उत्पादक सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे अधिक अच्छा होता है या उपयुक्त होता है? ठीक है, तो ये आप लोग इसका जनरली अगर आप 12th में हैं अभी तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका आप ये कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। कई बार आप लोगों ने इसका प्रोजेक्ट भी बनाया होगा, तो डेफिनेटली आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए क्या क्या दिया है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से सभी। जो भी आपको सही आंसर लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कणों के विशिष्ट आवेशों के घटते क्रम को पहचाने। क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। ठीक है, क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे थॉमसन ने। उसका मान कितना होता है आपको ये भी याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है, नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब इसका क्रम बताना है आपको, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा दिया हुआ है ना पहले ऑप्शन पर। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद घटते क्रम बोला गया है, याद रखिएगा क्वेश्चन में घटते क्रम बोला गया है। तो यहाँ से फिर आप देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है और एन यानी न्यूट्रॉन, राइट, घटते क्रम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फा कण ये भी आपके पास पॉजिटिव होगा, फिर न्यूट्रॉन, राइट। तो इस प्रकार से ये घटते क्रम यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा स्थिति विकिरण के उच्च जोखिम के कारण होती है? ठीक है, तो गुर्दे की पथरी, एड्स, उत्परिवर्तन और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के वीडियो में जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो शायद आप उसे पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं, है ना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य स्केल के 19 भागों को वर्नियर स्केल पर 20 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो mm यानी मिलीमीटर में अल्पतमांक क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, 0.001 होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में होगा, तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पास 19 भागों को 20 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिवाइड करके उसका आंसर निकालना है, राइट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0.05 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, समुद्र तल पर जल का क्वथनांक कितना होता है? समुद्र तल पर बोला गया है, तो समुद्र जो सरफेस होता है यानी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज, तो ये कितना होगा क्वथनांक? क्वथनांक मतलब जब आपका दो चीज़ें होता है, एक हिमांक होता है, एक क्वथनांक होता है। हिमांक पर जैसे अगर साधारण पानी की बात की जाए तो वो क्या होता है, हिमांक पर वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और क्वथनांक पे वो उबलने लगता है ना। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जब समुद्र जल का क्वथनांक पूछा है तो क्या होगा, 373 केल्विन, 373 केल्विन। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन नहीं करता है ना। रासायनिक अभिक्रिया की बात की गई है और उसमें परिवर्तन नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ताप, दाब, सांद्रता और उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। तो इसका आप देखिए, ताप ऑलरेडी ये परिवर्तन करता है रासायनिक अभिक्रिया की दर में, है ना। दाब भी परिवर्तन करता है और सांद्रता भी, कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन का ये साइन जो है ये भी परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा है, अभिक्रिया दर में परिवर्तन नहीं करता। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये करते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल I होता है और उसके बराबर V बराबर आर आई, जहाँ R एक क्या है, एक नियतांक है। तो यहाँ पास R का जब मान निकालेंगे तो V अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। तो V अपॉन आई होगा तो V इक्वल टू 10 100 प्लस 5 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I इक्वल टू 100 प्लस माइनस 0.2 ना, R में प्रतिशत त्रुटि है। तो ये आपको इसको निकालना है, राइट। तो इतना R में प्रतिशत यानी परसेंटेज एरर निकालेंगे आप। तो देखिए, जो V और I की जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप वहाँ से अगर वैल्यू पुट करके भी आप निकालते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से इसका आंसर जो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए 7%, ठीक है। कितना आएगा, 7%, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निकाय पर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, कुल ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, न तो गतिज ऊर्जा और न ही स्थितिज ऊर्जा। तो किसी निकाय सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स पर किया गया कार्य में परिवर्तन के बराबर होता है। तो देखिए, तो जब बाह्य बल एक्सटर्नल जब आप वर्क करते हैं, बाह्य बलों द्वारा किया गया जो कार्य होता है, तो कुल ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। तो कुल ऊर्जा निकालेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टोटल एनर्जी, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। धातु के लिए पूछा गया है, राइट। तो क्या क्या है, देखिए, पारा, राइट, जो कि तापमान पर तरल अवस्था में बोला गया है ना। और फिर उसके बाद है क्या है, ब्रोमीन है, फिर सल्फर है और सोडियम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु होगा जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पैराशूट किस प्रकार के रेशा से बनाया जाता है ना। तो पैराशूट जो है, पैराशूट आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ फाइबर, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नायलॉन, ठीक है। तो नायलॉन रेशे से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। सोने को नरम बनाने के लिए, सोने को और पीला बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए और सोने को चमक देने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो सोने के साथ तांबे, तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। तो क्यों, उसका सबसे जो मुख्य रीज़न है वो क्या है, मुख्य कारण क्या है इसका, सोने को कठोर बनाने के लिए, ठीक है, उसको और ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है। देखिए, प्रदूषक नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या क्या है, क्रोमियम है, गाद, ग्लेशियर और आर्सेनिक, राइट। प्रदूषक नहीं है इनमें से, राइट, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर क्या है, जल प्रदूषक नहीं है। ग्लेशियर क्या होता है, मतलब जो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में जो आपका ग्लेशियर, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो जो टूटकर फिर नदियों में मिलते हैं ना, जो कि पानी जो बर्फ़ के रूप में फिर से मिल जाता है, तो वो एक प्रदूषक नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए, आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कुल कोण होगा। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित, तो इसमें समतल दर्पण के लिए बोला गया है ना। तो देखिए ये क्या है, समतल दर्पण है, राइट। तो इस पर एक अभिलंब होता है, नॉर्मल लाइन बोलते हैं, अभिलंब होता है। और ये वाली जो किरण हो गई, ये क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। और ये वाली क्या होगी, परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, और ये बीच में अभिलंब हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q ये आपतित किरण है, Q और R, ठीक है, ये परावर्तित किरण है। और यहाँ पास ये N और Q क्या है, एक अभिलंब। ठीक है, और यहाँ पास A और B मान लीजिए आप एक समतल दर्पण है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है कि आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गया समतल, तो इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर 30 डिग्री है तो पूछा क्या गया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कुल कोण होगा। ठीक है, तो टोटल कोण बोला गया है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण के बीच ये वाला कोण पूरा टोटल पूछा गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार का ये एंगल है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है और 120 डिग्री है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल पूछा है और ये वाला 30 डिग्री है ना। ओके, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि अगर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये एक अभिलंब है और ये वाला मान दिया हुआ है 30 डिग्री है ना, तो यहाँ से पूरा एंगल पूछा गया है, राइट। तो पूरा मतलब ये यहाँ से अगर यहाँ तक पूरा निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला कोण और ये कोण ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को भी निकालेंगे तो आपके पास कुल टोटल कितना आएगा, 30 डिग्री का अगर सबको डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके पास, जब वाष्पीकरण और संघनन की दर बराबर हो जाती है तो इसका मतलब है कि प्रणाली स्थिति में है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, अस्थिर, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या भूमिका है। खाद्य श्रृंखला में मानव की भूमिका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मेन जो है मानव की भूमिका क्या होती है, उत्पादक तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रोड्यूसर यानी ये अपने आप ग्रो होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता मतलब जो इसका उपभोग करता हो यानी जो उसका यूज़ करता हो, है ना। ठीक है, और मनुष्य खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं है ऐसा इसमें तीसरा ऑप्शन है, और अपघटक, ठीक है, यानी डीकम्पोजिशन। तो अब इसमें जो इसका मुख्य आंसर होगा वो होगा आपका 48 का बी, उपभोक्ता, है ना, कंज्यूमर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 49, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है। ठीक है, प्रस्फुटन का पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सुपोषण, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभिकथन ऑक्सीजन एक शुद्ध पदार्थ है, कारण क्या है इसका, कि ऑक्सीजन सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि कथन का जो कारण है वो सही है या नहीं है। तो पहला दिया हुआ कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन बोला गया है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं मगर कारण अधिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अभिकथन सत्य है यानी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, परंतु कारण असत्य है, और फिर उसके बाद दिया हुआ है आखिरी ऑप्शन, अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। तो इसमें मैंने पहले ही बताया कि आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसका दूसरा कारण दिया हुआ है, तो ये आपको बताना है सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसका
सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, मगर कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन अगर इस अभिकथन का ये जो व्याख्या कर रहा है ये सही नहीं है। ठीक है, कि ऑक्सीजन सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है ना, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, है ना, तो अब उसके कारण क्या होगा कि एक आपके पास ऑप्शन क्या मिल रहा है, मृदा प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए उर्वरक के लिए पूछा गया मतलब खाद जो है, तो ये लगभग सारे प्रदूषण हैं इसके लिए ना। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, देखिए दिया हुआ पौधे, मछली, कवक और जीवाणु, तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु। नेक्स्ट है, गैसीय माध्यम में चलने वाली तरंग कौन सी है। गैसीय माध्यम में जो तरंग चलती हैं उस गैस का नाम बताना है आपको, तो सदैव अनुदैर्ध्य होगी। तो एक अनुदैर्ध्य तरंग ही एक ऐसी तरंग है जो गैसीय माध्यम में चलती है। अब अगला प्रश्न देखिए आप कि नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की न तो मात्रक और न ही विमाएँ होती हैं। ठीक है, दोनों नहीं होता है, तो वो कौन सी राशि है उसे आपको बताना है। तो आप अपेक्षिक घनत्व एक ऐसी राशि है, एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका न तो मात्रक होता है और न ही विमाएँ होती हैं। ठीक, अगला देखिए प्रश्न, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है ना। विद्युत मोटर क्या है, ये इलेक्ट्रिक मोटर, तो क्या करता है, मोटर है वो यांत्रिक है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर ये बता सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर दिया हुआ है। फिर तीसरा दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है किसे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक तीनों मात्रक प्रणालियों में एक ही होता है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, द्रव्यमान, लंबाई, समय और वेग। ठीक, तो अब इसके लिए बोला गया है कि भौतिक राशि का मात्रक तीनों मात्रक प्रणालियों में एक ही होता है। क्या क्या होता है, CGS होता है, SI होता है, और एक आपका SI सिस्टम हो गया, CGS सिस्टम हो गया, और एक MKS सिस्टम भी होता है ना। तो इस प्रकार से आप अलग अलग निकाल सकते हैं। तो इसमें एक ही बोला गया है, तीनों पद्धति में एक ही होगा, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समय। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, गलत वाक्य चुनना है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो अपने आप में सही है, राइट। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक पदार्थ में तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है, ये भी सही है। अमोनिया का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो अमोनिया का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए अमोनिया NH3 या NH4, तो हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पास बोला गया ऑक्सीजन, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। पानी की कोई खास बनावट नहीं होती, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, अमोनिया का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बनता है। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन संसाधन नहीं है। जैव ईंधन बोला गया है, वो संसाधन नहीं है, ये भी बोला गया है। ठीक है, तो पशु अपशिष्ट है, वानिकी अवशेष है, कृषि अवशेष है और सूर्य प्रकाश, तो ये क्या होगा, इसका आंसर सूर्य प्रकाश है ना। अगला प्रश्न देखिए, और सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एक परमाणु का आकार
क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास कि प्रेरित विद्युत बल यानी प्रेरित विभव तब उत्पन्न होता है जब एक चुंबक को कुंडली के पास ले जाया जाता है। प्रेरित विभव का परिमाण जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर नहीं करता, वह गति जिसके साथ चुंबक को स्थानांतरित किया जाता है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कुंडली में घुमाव की संख्या, ये भी नहीं होगा और अलग है। नेक्स्ट है कुंडली के तार के प्रतिरोधकता, तो ये सही आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कुंडली की तार की प्रतिरोधकता। अगला प्रश्न देखिए, कोहरा, धुंध या पाला जैसी प्राकृतिक घटनाएं का कारण है ना, क्या कारण है ये आपको बताना है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, हिमीकरण और संक्षेपण यानी कंडेंसेशन, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन प्रतिक्रिया दर्शाता है। अपचयन प्रतिक्रिया के लिए पूछा गया है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का लाभ, ऑक्सीजन की हानि, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की हानि। अगला आंसर क्वेश्चन देख लीजिए कि मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है। मार्बल कैंसर बोला गया है, तो मार्बल कैंसर की जो घटना है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला प्रश्न है आपके पास कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। तो ये आप सभी को जान रहे होंगे, है ना, कि उसमें क्या होती है, वाष्पीकरण यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना, यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि वो पूरी तरह से बाहरी वातावरण से क्या करते हैं, बाहरी वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाते हैं, राइट, और जिसके कारण मटके के अंदर का ताप जो है वो टेम्परेचर नियत बना रहता है। ठीक है, जिसके कारण घड़े के अंदर का, मटके के अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे आप, वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, वाष्पीकरण का मतलब ये होता है जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना उसमें पानी भर जाता है और बाहरी वातावरण से वो लगातार संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट है, अष्टक का नियम खाली स्थान के द्वारा दिया गया है। अष्टक का नियम पूछा गया है ना, तो अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया है, मेडलिफ है, न्यूलैंड्स है, बोर है और मोस्ले है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूलैंड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार, तो आधार पूछा गया है यहाँ पास। तो परमाणु आयतन है, परमाणु घनत्व है और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या है, याद रखिएगा, परमाणु संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक त्रिधनात्मक आयन में 23 इलेक्ट्रॉन और 30 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 23 इलेक्ट्रॉन और 30 न्यूट्रॉन होते हैं, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 56। ठीक है, नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 68 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 66 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने पर तापमान का सही क्रम क्या होगा, इसको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है यही करेक्ट आंसर होगा, 298 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन। ओके, ये बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, पेट्रोलियम किसके अंतर्गत पाया जाता है। पेट्रोलियम किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो चट्टानें होती है ना उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अंतर्गत पाया जाता है, यानी तलछटी चट्टानें। ठीक है, पानी, रेत और कोक ये नहीं होगा, तलछटी चट्टानें होगा, यानी रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, केवल 6 ओम
प्रतिरोध का प्रयोग करके 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 6 ओम के प्रतिरोध का प्रयोग करके 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है आपको। ठीक है, तो और कितने प्रतिरोधों का आवश्यकता होगा ये आपको यहाँ बताना है। तो लगभग आपके पास तीन प्रतिरोध लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 ओम दिया हुआ है, ये 3 अगर रेजिस्टेंस मिल गया तो आपके पास ये 2 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। कैसे, अगर आप देख लीजिए कि 1/R इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये पैरेलल रूप में है यानी समांतर क्रम में है, तो अगर 6 ओम के 3 प्रतिरोध लेंगे 1/6 प्लस 1/6 लिखेंगे तो कितना आएगा टोटल 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इज इक्वल टू 2 ओम आएगा, है ना। तो आप इसको कितने प्रतिरोध की जरूरत पड़ रही है, 3 प्रतिरोध की। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए कि वायु उदाहरण है एक का। ठीक है, तो इनमें से किसका ऑप्शन है आपके पास, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनाया जाता है। सहसंयोजक बंध बनाया जाता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करना, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना और युग्म की साझेदारी और इलेक्ट्रॉन युग्म को साझा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला है अणु बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को के रूप में जाना जाता है। अणु बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को किस रूप में जाना जाता है ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमाणुता, है ना। नेक्स्ट है जब नील बोह ने वर्नर हाइजेनबर्ग से हाथ मिलाया तो उन्होंने किस प्रकार का बल लगाया, ये आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय और क्षीण बल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला ये लास्ट साइंस पार्ट का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा कि रोग प्रतिरोधकता वाले पदार्थ से बने एल लंबाई के एक तार को बराबर भागों में काटा जाता है, दोनों भागों की प्रतिरोधकता बताना है आपको। ठीक है, तो इसका प्रतिरोधकता को हम किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको आगे का कौन सा वीडियो चाहिए, सीयूटी का वीडियो चाहिए या फिर आपको पीपीटी का ही कंटिन्यू चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर पैट की क्लासेस तो अवेलेबल हैं और अगर आप उससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है ना, वहाँ आप ज्वाइन होकर मैसेज कर सकते हैं आप और उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।